नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू ऑनलाइन एकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम जानेंगे कि हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं और जो बोलियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं। हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे अपनी उपभाषाओं को और बोलियों को। हम जानते हैं जो भाषा है हमारी वो एक बहुत ही बड़े विशाल क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, और विशाल क्षेत्र में बोले जाने के साथ साथ उसमें क्या होती है, साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। साहित्यिक रचनाओं से मेरा मतलब है कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि अन्य कई प्रकार की विधाओं की रचना भी उसमें की जाती है। और क्या होता है हमारी भाषा में, तो भाषा में हमारा एक शुद्ध मानक व्याकरण होता है। व्याकरण का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो व्याकरण का जो कार्य होता है वो होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना। यानी भाषा के किस तरह के शुद्ध रूप का ज्ञान, तो हमें शुद्ध रूप से कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, इस तरह का हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी की उपभाषाएं क्या होती हैं और हिंदी की जो बोलियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनका निर्माण उपभाषाओं से कैसे हुआ है। और जो उपभाषाओं का निर्माण हुआ है, जो हमारी एक समय पर हिंदी चली आ रही थी, कहाँ से, वैदिक संस्कृत से होते हुए लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश पे आई। अपभ्रंश का मतलब होता है पद से भिन्न भिन्न हो गई हो, यानी जब हमारी भाषा कैसी हो गई हो, पद से भिन्न भिन्न या अलग हो गई हो। तो उस समय पर क्या हुआ, ऐसे कोई भी एक परिवार होता है, उस परिवार का कोई भी सदस्य कहीं बाहर चला जाता है, जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए चला जाता है कहीं दूसरे कस्बे में या दूसरे क्षेत्र में। तो क्या करता है, वो अपनी भाषा, अपनी बोली को वहाँ तक लेके जाता है। ऐसे ही वहाँ का जो होता है वो कहीं और जाता है। तो इस तरह से एक क्षेत्र या कबीले के रूप में हमारी जो भाषा थी बोलियों में बट गई थी। उसी को हम आज पढ़ेंगे कि जो हमारी भाषा थी पद से अलग हो गई थी, अपभ्रंश से निकली हुई उपभाषाएं कैसे विकसित हुई और फिर उपभाषाओं से हमारी बोलियां कैसे निकली हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि पढ़ाने से पहले कि कभी भी अपनी किताब को और अपनी कॉपी को ज़िंदगी में कभी भी दूर मत होने दीजिएगा। चाहे 10 रुपये की मोमबत्ती लेकर आप किसी भी कोने में बैठकर पढ़ें, लेकिन एक दिन में रिवीजन जरूर करें किसी भी एक चैप्टर का। जरूरी नहीं आप हिंदी पढ़ें, हिंदी नहीं पढ़नी हो तो आपको इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, साइंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। लेकिन एक दिन जब सुबह से लेकर शाम हो जाए आपकी, और शाम को जब आप लेटो या सोने जाओ, तो उससे पहले आप फील करो अंदर कि हाँ, मैंने आज के दिन में ये काम किया है या फिर मैंने आज के दिन में इतना पढ़ा है। खुद को संतोष देने वाला हो ये कार्य जरूर करिएगा। चाहे किसी भी कोने में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, कहीं पे भी हो आप, और एक चाहे दीपक से पढ़ रहे हो आप, लेकिन एक सिलेबस का एक चैप्टर या फिर एक पॉइंट या फिर एक कुछ भी पढ़ना जरूर आप लोग दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आपको आत्मसंतोषी जरूर मिलेगी कि हाँ, मैंने आज के दिन में ये कार्य किया है। क्योंकि जब आप जीवन के उस पड़ाव पे होगे, जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको ये विद्या है जो यही आपका सहारा बनेगी। तो ठीक है, मेरी जो भी बहनें हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे घर में कितना भी काम करती हो, कुछ भी करती हो, लेकिन आप एक काम जरूर करना, शाम को एक 10 रुपये की मोमबत्ती लेकर, लाइट नहीं हो तो ज़रूर पढ़ना। इस कॉपी को और इस पेन को कभी भी अलग मत होने देना अपने से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, हिंदी की उपभाषा और बोलियों की क्लास। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो हमने पिछली क्लास में जाना था कि भाषा क्या है, ये हमने जाना था। हमने पढ़ा था कि भाषा परिवार क्या है, यानी जो अपने भारत में बोले जाने वाली भाषा परिवार है वो कौन कौन सा होता है, ये पढ़ा था हमने। और इसके बाद जाना था हमने कि जो विश्व में और भारत में, विश्व में तथा भारत में बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक, क्या जाना था हमने जाना था कि भाषा क्या होती है, भाषा का जो परिवार है हमारे भारत में जो बोला जाता है वो क्या होता है। इसके बाद हमने जाना था विश्व में तथा भारत में बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, तो इसके बाद हमने देखा था जो हिंदी शब्द है हमारा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जानी थी हमने, कैसे हुई है, ये पढ़ा था हमने। और इसके बाद हमने जाना था कि हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था हमने, तो हिंदी का विकास क्रम क्या है, विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम हमने देखा था। हमने देखा था भाषा क्या होती है, भाषा परिवार के बारे में पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। उसके बाद जाना था हमने कि विश्व में तथा भारत में बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या जाना था, तो उसके बाद पढ़ा था हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। और उसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी का विकास क्रम क्या है, यानी जो हमारा वैदिक संस्कृत होते हुए लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली जो महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश थे, उसके बाद में हमने प्राकृत जो जैन ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी जो भाषा
भाषा है वो अपभ्रंश से होते हुए अवट, अवट से होते हुए प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में हमारी भाषा का विकास क्रम हुआ था, जो कि हम आजकल पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो भाषा है हमारी वो क्या होती है, एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, हम जानते हैं। लेकिन भाषा का जो विकास क्रम रहा है या फिर जो चरण है वो एकदम तो भाषा बन के तैयार हो नहीं गई होगी, उसका एक चरण रहा होगा, कुछ विकास क्रम रहा होगा। तो जो भाषा है हमारी वो 3 चरणों में मिलकर बनती है। यानी जैसे कोई बच्चा होता है तो फिर पहले क्या होता है, पहले उसका बचपन होता है, फिर वो जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, तब वो एक मनुष्य तैयार होता है। इसी प्रकार भाषा क्या है, 3 चरणों में आकर गुजरी होगी, तब क्या होगा, हमारी भाषा बनी होगी। तो वो चरण कौन कौन से हैं 3, वो हम देखते हैं। यानी भाषा बनने से पहले, भाषा बनने से पहले 3 चरणों में गुजरना पड़ता है, हम ये लिख सकते हैं। यानी जो भाषा बनी होगी हमारी वो क्या हुई होगी, 3 चरणों से होकर गुजरी होगी। अब 3 चरण कौन कौन से होंगे वो, तो जो हमारा पहला चरण होगा वो क्या होगा, वो बोली होगा हमारा। और जो दूसरा चरण है वो क्या होगा, वो हमारा विभाषा होगा। क्या होगा, विभाषा। तीसरा चरण होगा वो क्या होगा, तो होगा उपभाषा। और तब कहीं जाके चौथे चरण में हमारी क्या बनी होगी, भाषा बनी होगी। यानी भाषा बनने से पहले उसे पहला चरण क्या है, बोली का, दूसरा चरण क्या है, विभाषा का, और तीसरा चरण क्या है, उपभाषा का। तब हमारी क्या बनती है, 3 चरणों से गुजरती है तो भाषा बनती है। अब हम जानेंगे कि जो बोली है वो क्या कहलाती है, यानी बोली क्या होती है। तो जो बोली होती है वो क्या होती है, बहुत ही सीमित या छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है। क्या कहेंगे हम बोली को, हेडिंग डालिए आप सभी लोग, बोली। तो बोली में पहला पॉइंट लिखिए आप कि सीमित क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली होती है। यानी कहाँ बोली जाती है, तो सीमित क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली होती है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक तो ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और सीमित क्षेत्र में बोलने के साथ साथ क्या होगा, जो स्थानीय शब्द होंगे वो उनकी अधिकता होगी। यानी स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। यानी हमने बोली में 2 चीज़ जानी। पहला पॉइंट जाना हमने जो सीमित क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, और दूसरा पॉइंट जाना हमने कि उसमें स्थानीय शब्दों की क्या होगी, अधिकता होती है, या फिर हम कहें बहुलता होती है। हमने जाना बोली क्या होती है। अब बोली के बाद जो दूसरा चरण आता है वो कौन सा आएगा, तो बोली के बाद जो दूसरा चरण आएगा वो आता है हमारा विभाषा का। तो विभाषा क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा सीमित क्षेत्र था वो विस्तृत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, विभाषा। विभाषा क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो सीमित क्षेत्र था वो कैसा हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। यानी विस्तृत क्षेत्र होता है प्लस और क्या होता है, तो विस्तृत क्षेत्र होने के साथ साथ इसमें साहित्य की रचना होने लगती है। साहित्य की रचना होने लगती है। अब हमने जाना विभाषा हमारी अगर होगी, पूछी जाएगी, तो हमें पता चल गया उसमें कि विस्तृत क्षेत्र होगा उसका, और उसमें साहित्य की रचना होने लगेगी। अब जो तीसरा चरण है इसका वो जानते हैं हम। तो तीसरा चरण कौन सा है, तो तीसरा चरण होता है हमारा उपभाषा। यानी भाषा बनने से पहले जो तीसरा चरण है वो क्या है, उपभाषा। तो उपभाषा क्या है, तो उपभाषा होगी हमारी, इसका क्षेत्र कैसा हो जाएगा, बोली से अधिक विस्तृत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए आप सभी लोग, क्षेत्र क्या होगा, बोली से अधिक विस्तृत होगा, अधिक विस्तृत होता है। और अधिक क्षेत्र विस्तृत होने के साथ साथ क्या होगा, इसमें साहित्य की रचना भी होती होगी, साहित्य की रचना भी होने लगती है। और साहित्य की रचना होने के साथ साथ और क्या होता होगा इसमें, तो साहित्य की रचना होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक उपभाषा की कई अन्य प्रकार की बोलियां हो सकती हैं।
यानी हम लिखेंगे एक उपभाषा की समान कई और बोलियां भी हो सकती हैं। मतलब एक उपभाषा है कोई, उसमें ये नहीं है कि एक ही प्रकार की बोली होगी, उसके समान और भी बोलियां हो सकती हैं। ये हमने जाना किसमें? उपभाषा में। अब बात करेंगे हम भाषा की। तो भाषा क्या है? भाषा हम जानते हैं एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में बोली, समझी और पढ़ी जाने वाली एक विकसित बोली होती है। लिखिए आप सभी की भाषा क्या होती है? तो हेडिंग डालिए क्या? भाषा। तो भाषा जानेंगे हम कि भाषा एक विशाल क्षेत्र में बोले या बोली, समझी, पढ़ी जाने वाली विकसित बोली होती है। कैसी बोली होती है? तो विकसित बोली होती है। अब हमने जाना कि भाषा क्या होती है? एक विशाल क्षेत्र में बोली, समझी, पढ़ी जाने वाली एक विकसित बोली होती है। और इसके साथ साथ क्या होगा? तो इसमें साहित्य की रचना भी होगी। इसके साथ साथ क्या होगा? तो साहित्य की रचना भी होती है। और साहित्य की रचना होने के साथ साथ एक भाषा में और क्या होता है? तो इसका मानक व्याकरण होता है। खुद का मानक व्याकरण होता है। ठीक है, किसी भी भाषा का एक मानक व्याकरण होगा और व्याकरण का कार्य क्या होगा? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना व्याकरण का कार्य होगा। और मानक व्याकरण के साथ साथ क्या होगा? तो एक इसकी मानक शब्दावली भी होती है। अगला पॉइंट लिखिए आप इसी में कि मानक शब्दावली भी होती है। लिखिए, प्लस करके लिखिए, मानक शब्दावली भी होती है। शब्दावली भी होती है। और मानक शब्दावली के होते साथ साथ इसके और क्या होता होगा? तो एक इसकी सुविकसित लिपि भी होगी। क्या होगी? सुविकसित लिपि भी होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा हिंदी की कौन सी लिपि होती है? तो हमने पढ़ा था कि हिंदी की हमारी कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि हमारी किसकी है? हिंदी की लिपि होती है। और सुविकसित लिपि के साथ साथ क्या होता है? कोई भी भाषा होगी, सुविकसित लिपि होगी, मानक व्याकरण होगा, साहित्यिक रचना होगी, एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में बोली जाती होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा? तो जो कार्यालयों की आधिकारिक भाषा होती है वो भी यही होगी। यानी हम लिखेंगे कार्यालयों की आधिकारिक भाषा भी होती है। आधिकारिक भाषा भी होती है। भाषा भी होती है। यानी हमने जाना कि भाषा का एक विशाल क्षेत्र होगा, उसमें साहित्यिक रचना होती होगी। और साहित्यिक रचना होने के साथ साथ क्या होगा? उसका खुद का मानक व्याकरण होगा। और मानक व्याकरण के होने के साथ साथ उसकी मानक शब्दावली भी होगी। और मानक शब्दावली होने के साथ साथ उसकी एक सुविकसित लिपि भी होगी। जैसे हमारे हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, उसी प्रकार लिपि होगी। और क्या होगा? सुविकसित लिपि होने के साथ साथ कार्यालयों की जो आधिकारिक भाषा होगी, यानी कार्यालयों में जो प्रयोग में भाषा लाई जाती है, जो हमारे साथी जूनियर असिस्टेंट बनेंगे या फिर डीईओ बनेंगे तो उन्हें जो लेटर टाइप वगैरह करने पड़ेंगे वो किस में करने पड़ेंगे? वो भी एक आधिकारिक भाषा होगी, उसमें टाइप करने पड़ेंगे। जैसे हिंदी में करना पड़ेगा टाइप हम लोगों को, तो उसी तरह से देवनागरी लिपि में टाइप करेंगे। तो आधिकारिक जो कार्यालयों की आधिकारिक भाषा होगी वो भी कौन सी होगी? हमारी हिंदी भाषा होगी। हमने जाना कि भाषा के 3 चरणों के होकर गुजरना पड़ता है तब हमारी भाषा बनती है। पहली होता है चरण बोली, दूसरा चरण होता है हमारा विभाषा, तीसरा चरण होता है हमारा उपभाषा, तब हमारी जाकर बनती है क्या? बोली। अब हम जानते हैं कि हमारी जो संविधान है, संविधान उसकी 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है कि हमारी कितनी भाषाएं होती हैं? 22 भाषाएं होती हैं। और हम जो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में वो पढ़ेंगे उपभाषाएं कौन सी हैं और उपभाषाओं से बोलियां कौन सी निकली हैं। तो हम जानेंगे जो हमारी एक है राजभाषा, एक राजभाषा है वो कौन सी है? हमारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत 1927 में एक जॉर्ज ग्रीसन हुए हैं, इन्होंने बताया था
कि हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां होती हैं, 17 बोलियां। अब हम जानेंगे कि जो हमारी उपभाषाएं हैं उनका विकास क्रम कैसा है, कहाँ से विकसित हुई हैं, और उपभाषाओं से जो बोलियां निकली हैं 17 वो कौन कौन सी हैं। ये भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आप जरूर देखना उस चीज़ को। तो हम लिखते हैं, जब हमारा जो भाषा का दौर था वो जब अपभ्रंश के समय यानी 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास जब हमारा दौर किससे था, अपभ्रंश के समय का था। जिसका मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है स्थान से भिन्न भिन्न, या हम कह सकते हैं पद से भटकना भी, स्थान से भिन्न भिन्न, या हम कह सकते हैं पद से भटकना, तो अपभ्रंश होता है। जैसे हमारी भाषा क्या हुई थी, पद से भटक गई थी, एक छोटे छोटे विशेष क्षेत्र है वो उसमें बट गई थी। तो जो हमारा मथुरा के आसपास का क्षेत्र था वो कौन से अपभ्रंश में बट गया था, तो जो हमारे मथुरा के आसपास का क्षेत्र था वहाँ का क्षेत्र जो बट गया था वो सौरसेनी अपभ्रंश में बट गया था। पहले हम अपभ्रंश जानते हैं, फिर उसके अंदर जानेंगे उपभाषाएं कौन कौन सी आती हैं, और फिर हम जानेंगे उपभाषाओं के अंदर बोलियां कौन कौन सी हैं। तो दूसरा जो क्षेत्र था मगध के आसपास का क्षेत्र था वो बट गया था हमारा मागधी अपभ्रंश में, और जो तीसरा था जो मगध से दूर था पूर्वी इलाका था जो, वो बट गया था हमारा अर्धमागधी में, अर्धमागधी अपभ्रंश। और जो हमारा पहाड़ी इलाका है वो किस में बटा था, पहाड़ी क्षेत्र बट गया था खस अपभ्रंश में, किसमें, खस अपभ्रंश में। और जो सिंधी का इलाका था वो किसमें बट गया था, तो वो बट गया था हमारा ब्राचड़ अपभ्रंश में। और जो पंजाब का क्षेत्र था वो किसमें बटा था, तो पंजाब वाला क्षेत्र बट गया था पैसाची अपभ्रंश में, पैसाची अपभ्रंश। और जो महाराष्ट्र का इलाका था वो किसमें बटा था, तो वो बट गया था महाराष्ट्री अपभ्रंश में। अब इसमें से कौन कौन से पढ़ेंगे, तो एक तो हम 5 तो क्या पढ़ेंगे, 5 उपभाषाएं बताई गई हैं वो पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ने वाले हैं बोलियां। तो जो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली उपभाषाएं वो कौन कौन सी हैं हम जानते हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर जो भाषा निकली हैं वो होती है हमारी, पहली हो जाएगी हमारी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किससे निकली है हमारी, तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और जो दूसरी है वो राजस्थानी हिंदी, वो भी कहाँ से निकली है, राजस्थानी हिंदी, वो भी कहाँ से निकली है, हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बात करें हम मागधी के अपभ्रंश की, तो इससे कौन सी निकली है, तो इससे निकली है बिहारी हिंदी, कौन सी, बिहारी हिंदी। बात करें हम अर्धमागधी अपभ्रंश की, तो इसमें से कौन सी उपभाषा निकली है, तो इसमें से निकली है पूर्वी हिंदी, कौन सी, पूर्वी हिंदी। ये क्या है, उपभाषा है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कौन सी उपभाषाएं हैं। पहली उपभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, चौथी पूर्वी हिंदी, और 5वीं उपभाषा कौन सी है हमारी, जो खस अपभ्रंश से निकली है, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्राचड़ अपभ्रंश के अंदर भी निकली है, कौन सी निकली है, तो सिंधी इसके अंतर्गत से निकली है। पैसाची अपभ्रंश के अंदर पंजाबी लहदा इसके अंतर्गत निकली है उपभाषा। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर कौन सी निकली है, तो मराठी उपभाषा निकली है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी 5 उपभाषाओं की और उनकी बोलियों की। तो आप सभी लोग हेड डालिए क्या, उपभाषा। जो 5 उपभाषाएं हमारी वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले लिखिए आप, जो पहली उपभाषा पढ़ेंगे हम वो पढ़ने वाले हैं पश्चिमी हिंदी, और जानेंगे उसके अंदर कितनी बोलियां आती हैं। पहला लिखिए उपभाषा, एडिंग डालिए आप यहाँ पे उपभाषा, और उसमें पहली एडिंग डालिए आप पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, या 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी 5 बोलियां हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है के बी एच, यानी हिंदी में से क्या बोलते हैं हम, हिंदी बोलते हैं इसे कब है। तो के से क्या बनेगा, तो के से बनेगा हमारा खड़ी बोली, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। बी से क्या है, तो ब्रजभाषा, ब्रज भाषा।
इस के से क्या हो जाएगा, तो कन्नौजी, कन्नौजी बोली। बी से क्या आ जाएगा, जो बुंदेली है वो आ जाएगा इसके अंदर, बुंदेली। और एच से क्या आ जाएगा, तो एच से आ जाएगा हमारा हरियाणवी या बांगरू। ठीक, बांगरू। तो हमने जाना 5 बोलियां जानी, कौन कौन सी, खड़ी बोली है कौरवी, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी कन्नौजी, चौथी बुंदेली और एच से 5वीं हरियाणवी या बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की हम 5 बोलियां होती हैं, हमने ये जाना। अब डालते हैं हम अपनी दूसरी उपभाषा। तो दूसरी उपभाषा कौन सी है हमारी, राजस्थानी हिंदी। लिखिए आप सभी लोग, दूसरी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंदर कितनी आएंगी, 4 बोलियां। अब 4 बोलियां कौन कौन सी होती हैं, आइए एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो हमने बनाया उत्तर राजस्थानी, ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या, दक्षिण राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी। ये हो जाएगा हमारा क्या, पूर्वी राजस्थानी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। तो जो हमारा उत्तरी राजस्थानी जो बोली बोली जाती है वो कौन सी होगी, तो पहली हो जाएगी हमारी मेवाती। जो मेवाती बोली है कहाँ बोली जाती है, उत्तरी राजस्थानी में। दूसरी हो जाएगी, तो दक्षिणी राजस्थानी बोली जाती है, कौन सी हो जाएगी, मालवी। और पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोली जाती है, तो तीसरी हो जाएगी हमारी जयपुरी। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है इसका ढूंढाड़ी। ठीक, और जो पश्चिमी राजस्थानी में बोली बोली जाती है वो कौन सी होती है, तो जो चौथी बोली है हमारी वो हो जाएगी मारवाड़ी, मारवाड़ी। इस प्रकार से 4 बोलियां होगी राजस्थानी हिंदी की, कौन कौन सी, तो मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढाड़ी और चौथी मारवाड़ी। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपभाषा पर, जो कौन सी है हमारी तीसरी उपभाषा, लिखिए बिहारी हिंदी। तीसरी लिखिए आप बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आएंगी, तो 3 बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत। कितनी, 3 बोलियां। 3 बोलियां कौन कौन सी होती हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एम बी, यानी एम से क्या हो जाएगा, तो मैथिली, मैथिली। इससे हो जाएगा क्या, मगही, मगही दूसरी। और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, भोजपुरी। पहली हो जाएगी हमारी क्या, मैथिली, दूसरी हो जाएगी हमारी क्या, मगही, और तीसरी हो जाएगी हमारी भोजपुरी। तो हमारी बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हो जाती हैं। तो हमने जाना मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब बिहारी हिंदी के बाद आती है हमारी चौथी उपभाषा है, कौन सी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं वो देखते हैं हम। चौथी हो जाएगी हमारी क्या, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आएंगी वो आएंगी हमारी 3 बोलियां। कौन कौन सी 3 बोलियां आती हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ए, बी और सी। ए से हो जाएगा हमारे जो पहली बनेगी अवधी, बी से बनेगी जो हमारी दूसरी बघेली, और सी से जो बनेगी हमारी तीसरी छत्तीसगढ़ी। तो हमने जाना जो पूर्वी हिंदी की हमारी बोलियां हैं वो 3 बोलियां हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हमने जाना ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अब हम आते हैं अपनी आखिरी और 5वीं उपभाषा पर। जो हमारी 5वीं उपभाषा है वो, उसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो वो अपनी प्यारी है क्या, पहाड़ी हिंदी। 5वीं उपभाषा कौन सी है हमारी, तो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी की हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो आती है इसके अंतर्गत पहली आ जाती है कौन सी, कुमाऊनी, कुमाऊनी। और दूसरी आ जाती है कौन सी, गढ़वाली।
कई किताबों में जौनसारी भी दे रखी है, जो देहरादून के आसपास का क्षेत्र है उसमें बोली जाती हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, कुमाऊनी और गढ़वालियों को पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। इस प्रकार से हमने जाना कि हमारी 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी उपभाषाएं पढ़ी हमने, तो हमने पढ़ी पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो उसके अंतर्गत बोली जाती हैं कितनी, 17 बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों को हमने देखा कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो उसके अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक थी KBKVH, यानी कब कब है। और दूसरी थी राजस्थानी हिंदी, तो उसको हम 4 भागों में बांटा था, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, जिसमें मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी। और उसके बाद पढ़ा था हमने क्या, पूर्वी हिंदी, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो ABC, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बिहारी हिंदी, यानी MMB, यानी मैथिली, मगही और भोजपुरी। उसके बाद पढ़ा था हमने क्या, पहाड़ी हिंदी, यानी कि उसके अंतर्गत 2 भाषाएं पढ़ी थी, कुमाऊनी और बोली और गढ़वाली, ये 2 बोलियां हमने पढ़ी थी। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आगे भी ऐसे ही आप तक मैं पहुंचता रहूँगा, और जल्द से जल्द आज से ही आपकी सारी क्लासें हम स्टार्ट करवा दे रहे हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड GK क्लास मिलेगी, और आपका एक GS स्पेशल की क्वेश्चन बैंक सीरीज भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, जितने आपके पुराने पेपर हैं उन सबको लेकर के, और जो आपके नए पेपर आएंगे उन सब के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन बैंक सीरीज बनाने वाले हैं, जो आपको बहुत ही जल्दी ये हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। हमारा चैनल नहीं है, हम एक परिवार बनाना चाहते हैं, जिसमें आप भी जुड़े रहें हमसे, और हम भी आप तक पहुंचते रहें, तो हमें भी अच्छा लगता रहेगा। तो मिलेंगे तब तक अगली क्लास में, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।